हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। आज के इस वीडियो में हम BSHF 101 मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम के जून 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स को देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो इसी तरह के होगा और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो BSHF 101 का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है और 100 नंबर का होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको उनमें से एक को चुनना होता है। सभी क्वेश्चन 1 अंक के होते हैं और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द सामाजिक गठन निम्नलिखित के साथ जुड़ा हुआ है। सामाजिक गठन किसके साथ जुड़ा हुआ है ये आपको बताना होगा। तो सामाजिक गठन जो है वो कार्ल मार्क्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सच्चे ज्ञान के डाटा या सूचना के प्रसंस्करण की 2 जरूरी आवश्यकताएं हैं। तो सच्चे ज्ञान के डाटा या सूचना के प्रसंस्करण की 2 जरूरी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन पहला है निष्पक्षता या पूर्वाग्रह का अभाव, दूसरा है एकरूपता या नियमों का उचित और समान अनुप्रयोग, तीसरा है आवश्यक सॉफ्टवेयर वाला एक कंप्यूटर। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है आवश्यक सॉफ्टवेयर वाला एक कंप्यूटर, ये जरूरी नहीं है। ज्ञान और डाटा और सूचना के लिए निष्पक्षता या पूर्वाग्रह का अभाव और एकरूपता या नियमों का उचित और समान अनुप्रयोग, ये 2 जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा 2 नंबर का। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई कार्य करने के दौरान आप दुविधा में हैं तो कदम उठाइए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अंतिम आदमी के आंसू की आखिरी बूंद को पोंछने के प्रयासों में योगदान दे रहे हैं। यह कथन किसने बयान किया था। तो ये बताना है कि यह कथन किसका है। तो ये जो कथन दिया गया है ये महात्मा गांधी का कथन है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मानव जाति के विकास में निम्नलिखित में से किसने शहरी आबादी का उद्भव देखा। तो आप सभी को पता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी और वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य युग में सबसे पहले शहरी आबादी का उद्भव हुआ, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, कांस्य युग के उपकरण किससे बने हैं। तो कांस्य युग के जो उपकरण हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि कांसे से बने होंगे, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कांस्य और टीन का मिश्रण दिया हुआ है। तो अगर आप इसका इंग्लिश में दिखेंगे तो यहाँ पे कांस्य ना होकर के वहाँ कॉपर दिया हुआ है, यानी कि तांबा। तो जो कांस्य से बना होता है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस टिन का मिश्रण। यहाँ पे कांस्य नहीं होगा, यहाँ पे कॉपर होगा, यानी कि तांबा और टिन का मिश्रण। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल निम्नलिखित के लिए विशिष्ट हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल किस लिए जाने जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये जो है कांस्य युग के स्थल है, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता के स्थल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोहे का प्रयोग कब होने लगा था। तो भारत में जो लोहे का प्रयोग है वो वैदिक सभ्यता में शुरू हुआ था, और जैसा कि आपको पता है कि वैदिक सभ्यता 1200 ईसा पूर्व के बाद चालू हुई थी, तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग चालू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, फसल उगाने की क्षमता, जानवरों को पालतू बनाना तथा मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किससे संबंधित है। तो फसल उगाना, जानवर पालना और मिट्टी के बर्तन करना, ये सब जो है नवपाषाण युग में चालू हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नवपाषाण युग। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में गौतम बुद्ध, चीन में कन्फ्यूशियस और ईरान में जरथुस्त्र से संबंधित गलत कथन को चुनना है। तो गौतम बुद्ध, कन्फ्यूशियस और जरथुस्त्र से संबंधित गलत कथन कौन सा है वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, यह लौह युग के उत्पाद है। दूसरा है,
यह 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। तीसरा है, उनके सिद्धांत ने व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करने की मांग की। और चौथा है, उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो पाली भाषा थी वो भारत की भाषा थी, और जो चीन और ईरान में वो भाषा नहीं बोली जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो कथन है ये इन तीनों से मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों के संबंध में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में निम्नलिखित में से क्या विज्ञान, सत्य की खोज तथा मूल्यों, सत्य के आदर्श का आधार के संबंध को वर्णित करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक आंगिक संबंध है। दूसरा है, ये दो अलग और विरोधी सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। और थर्ड नंबर, इनका संबंध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संबंध के समान है। और फोर्थ हो जाएगा, इनका संबंध शहरी तथा ग्रामीण सभ्यताओं के संबंध के समान है। तो 10 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक आंगिक संबंध है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, लूथर और कैल्विन का योगदान निम्न में निहित है। तो लूथर और कैल्विन का योगदान किसमें है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, धार्मिक मुक्ति के लिए व्यक्ति की भूमिका पर बल देना, ना कि गिरजा पर। यह बिल्कुल सही है, धार्मिक मुक्ति के लिए व्यक्ति की भूमिका पर बल देना है, ना कि चर्च और मंदिर जैसे संस्थाओं पर। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, इस सिद्धांत की अस्वीकृति की पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। तीसरा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकारों के विभाजन पर बल देना। चौथा है, शास्त्रीय भाषाओं यूनानी और लैटिन के पुनः प्रवर्तन में भूमिका। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक मुक्ति के लिए व्यक्ति की भूमिका पर बल देना, ना कि गिरजा पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में होने वाले पुनर्जागरण काल का निम्नलिखित में से एक लक्षण नहीं है। तो पुनर्जागरण काल का लक्षण क्या नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, यह मानवीय मामलों के अध्ययन के लिए द्वीय मामलों में से एक निर्णायक बदलाव का कारण बना। दूसरा है, ये सामंती व्यवस्था के पतन का कारण बना। तीसरा है, इसने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। और चौथा है, इसने शास्त्रीय भाषाओं और यूनानी और लैटिन का पुनः प्रवर्तन किया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत ऑप्शन है, बाकी तीनों जो है इनसे संबंधित हैं, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं ये पुनर्जागरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बोकेशियो का डिकैमरॉन पुनर्जागरण काल के साहित्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कहानियां गद्य और इतालवी में सुनाई जाती थी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहानियां गद्य और इतालवी में सुनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पुनर्जागरण काल की कला से संबंधित गलत कथन को चुनिए। तो पुनर्जागरण काल की कला से संबंधित गलत को चुनना है, तो देखते हैं क्या क्या है। यह कलाकारों के उदय से चिन्हित किया गया जिनकी अद्वितीय व्यक्तित्व व शैली थी। दूसरा है, यह अमीर व्यापारियों और राजकुमारों द्वारा संरक्षित था। तीसरा है, यह प्राकृतिक और मानव के घनिष्ठ अवलोकन पर आधारित था। चौथा है, ज्यामितीय तथा पुष्प बनावट इस कला की पहचान थे। तो बाकी ये जो 3 ऑप्शन है 1 2 3 ये तीनों जो है संबंधित है पुनर्जागरण कला से, लेकिन फोर्थ ऑप्शन है वो संबंधित नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ज्यामितीय तथा पुष्प बनावट इस कला की पहचान थे, ये इसका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्व पुनर्जागरण काल से संबंधित दार्शनिक विचार के गलत कथन को चुनिए। पूर्व पुनर्जागरण काल से संबंधित, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। यह तार्किक और काल्पनिक विधियों पर आधारित था। दूसरा है, इसने ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रयोगात्मक विज्ञान और अनुभव को अस्वीकृत किया। तीसरा है, यह समस्त विज्ञान के स्रोत के रूप में शास्त्रों के कारण और अधिकारों को सम्मान देता है। चौथा है, इसने ज्ञान के स्रोत के रूप में संवेदनशील अनुभव को सम्मान दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यही इसका जो गलत कथन है। बाकी 1 2 3 जो नंबर है वो पूर्व पुनर्जागरण काल से संबंधित हैं, लेकिन 4 नंबर है वो इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि इसने ज्ञान के स्रोत के रूप में संवेदनशील अनुभव को सम्मान दिया, ये इसका
जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अनुभववादी है? तो अनुभववादी चुनना है आपको, तो जो फ्रांसिस बेकन है ये एक अनुभववादी है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर है, इनमें से किसने 16वीं शताब्दी में जर्मन को चर्च सेवा की भाषा के रूप में परिचित किया? तो 16वीं शताब्दी में जर्मन को चर्च की भाषा के रूप में किसने परिचित किया, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने ही जर्मन को चर्च सेवा की भाषा के रूप में दिया था। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था मैगलन। मैगलन ने ही सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक पश्चात समाज के बारे में सत्य है? तो आपको जो सत्य कथन चुनना है औद्योगिक पश्चात समाज के बारे में। तो पहला ऑप्शन है, वह एक ऐसा समाज है जो उच्च प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट है, वह एक ऐसा समाज है जो कृषि क्षेत्र पर वर्चस्व है। नेक्स्ट है, वह एक ऐसा समाज है जहां पदानुक्रमित आर्थिक संरचनाएं हैं। और चौथा है, वह एक ऐसा समाज है जो वर्ग संघर्ष से मुक्त है। तो इसका जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा समाज है जहां पदानुक्रमित आर्थिक संरचनाएं हैं, यानी कि आर्थिक तौर पर क्रमवार आर्थिक संरचनाएं यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक पश्चात के समाज की अवधारणा के साथ कौन संबंधित है? तो औद्योगिक पश्चात की समाज की अवधारणा के साथ जो संबंधित है उनका नाम है डैनियल बेल। डैनियल बेल ही जो है वो औद्योगिक पश्चात के समाज की अवधारणा के साथ संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करते जाए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल और जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती रहती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत निम्नलिखित में से क्या बन गया था? इंग्लैंड से निर्मित माल के लिए कच्चे माल और बाजार का एक स्रोत। दूसरा है लोहे और इस्पात का एक महत्वपूर्ण निर्यातक। तीसरा है इंग्लैंड के उद्योगों के लिए शिक्षित श्रम शक्ति का एक समृद्ध स्रोत। और चौथा है विश्व का एक महत्वपूर्ण कला और सांस्कृतिक केंद्र। तो आप सभी को पता है कि इंग्लैंड से निर्मित कच्चे माल के लिए कच्चे माल और बाजार का एक स्रोत बन गया था भारत, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ले जाया जाता था और वहां से तैयार माल को फिर भारत में ला करके ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर पे आते हैं, स्थायी बंदोबस्त ने क्या किया ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, भारत में जमींदारी को प्रारंभ किया। दूसरा है, किसानों को विस्थापित किया। तीसरा है, बिचौलियों और गैर किसानी वर्गों के उदय को बढ़ावा दिया। तो ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। स्थायी बंदोबस्त की वजह से ये तीनों चीजें हुई, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 23 नंबर, भारतीय पूंजीवादी वर्ग के विकास के अवसर आए। तो ऑप्शन देखते हैं, 18वीं शताब्दी के अंत में राजस्व बस्तियों के आरंभ के पश्चात। दूसरा है 1858 में ब्रिटिश सरकार के भारतीय मामलों के नियंत्रण के पश्चात। तीसरा है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात। और चौथा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके पश्चात, जब इंग्लैंड और भारत के बीच आर्थिक संबंध विचलित हुए। तो भारतीय पूंजीवाद वर्ग का विकास कब हुआ वो आपको बताना पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके पश्चात जब इंग्लैंड और भारत के बीच आर्थिक संबंध विचलित हुए, उस समय भारतीय पूंजीवादी वर्ग का विकास का अवसर मिल गया। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और भारतीय संघ। पहला ऑप्शन है, भारतीयों के कुछ शुरुआती संघ हैं, चरित्र में राष्ट्रवादी थे और भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। तीसरा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अस्तित्व में आए। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 4 नंबर होगा, उपयुक्त सभी। दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा ये सारी चीजें हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1905 के स्वदेशी आंदोलन से संबंधित गलत कथन चुनिए।
तो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें कौन सा गलत कथन था ये आपको चुनना है। तो पहले सही कथन देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है विदेशी सामानों का बहिष्कार, विशेष रूप से ब्रिटिश वस्त्रों का। ये बिल्कुल सही है, स्वदेशी आंदोलन है तो विदेशी सामानों का बहिष्कार ही हुआ था उसमें। दूसरा है एकता का संकेत देने के लिए लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, तो उस समय उन्होंने राखी बांधी थी, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक लोकप्रिय गीत बन गया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वंदे मातरम एक लोकप्रिय गीत बन गया था। और फोर्थ नंबर है एकता में बाधाओं को हटाने के लिए गणेश उत्सव मनाया गया। तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कलकत्ता में चलाया गया था, तो वहां पे गणेश उत्सव नहीं मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, यही इसमें गलत कथन है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन को कालानुक्रमिक क्रम में सजाइए। मतलब आपको बताना है कि कौन सा जो आंदोलन पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था, उसको क्रम में सजाना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले जो हुआ था चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो है खेड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ था, और फिर दांडी मार्च हुआ था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क ख घ और ग। ठीक है, सबसे पहले चंपारण 1917 में, खेड़ा आंदोलन 1918, दांडी मार्च जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। तो याद रखिएगा ये भी आप। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज के जो प्रस्ताव है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान समाजवादी गणराज्य संघ से संबंधित नहीं है। तो हिंदुस्तान समाजवादी गणराज्य संघ से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो है खुदीराम बोस जो हैं वो इससे संबंधित नहीं है, बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जो हैं वो हिंदुस्तान समाजवादी गणराज्य संघ से संबंधित व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजवादी ढांचे के लिए सही है। तो समाजवादी ढांचे से संबंधित कथन को आपको चुनना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। यह सामाजिक संबंधों के एक स्थायी प्रतिमान संदर्भित करता है। दूसरा है यह थोड़े समय में बदलने के लिए उत्तरदायी है। तीसरा है यह विचार विमर्श के पहलुओं जैसे शक्ति, आर्थिक संसाधनों, प्रतिष्ठा आदि को दर्शाता है। चौथा है यह किसी प्रतिमान का पालन नहीं करता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, यही जो है सही है, यह किसी प्रतिमान को पालन नहीं करता है सामाजिक ढांचा। क्वेश्चन नंबर 30 है सामाजिक संस्थान निम्नलिखित में से सबसे श्रेष्ठ वर्णित किए जाते हैं। तो सामाजिक संस्थान सबसे श्रेष्ठ वर्णित किसमें किए जाते हैं ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक कार्य करने वाले संगठन जो सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों द्वारा समर्थित हैं। दूसरा है सामाजिक संबंधों के स्थायी प्रतिमान। तीसरा है राज्य के स्वीकृति वाले संस्थान, और चौथा है संगठन जो विशिष्ट समय में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उभर कर आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि सामाजिक कार्य करने वाले संगठन जो सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों द्वारा समर्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है इमाइल दुर्खिम ने अपवित्र और पवित्र के बीच अंतर स्पष्ट किया। निम्नलिखित में से क्या पवित्र से संबंधित है। तो पवित्र से संबंधित जो है वो धर्म है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा कि धर्म जो है वो पवित्र से संबंधित है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है भारत में अनाथ और अपराधी बच्चों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन चुनिए। तो इसमें गलत कथन चुनना है आपको, तो पहले सही कथन ढूंढ लेते हैं कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है किशोर न्याय अधिनियम 2000 में कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अनाथ और अपराधी बच्चे अपर्याप्त ध्यान और स्नेह से पीड़ित होते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियां व विशेष किशोर पुलिस इकाइयां जरूरी हैं। तो ये भी सही है। और चौथा है अनाथ और अपराधी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रारंभ हुआ है। तो ये इससे संबंधित नहीं है, यही एक गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 1 2 3 नंबर है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 33 नंबर देखते हैं। भारत में अनुसूचित जनजातियों में से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए।
तो अनुसूचित जनजातियों में से गलत कथन चुनना है आपको। तो पहला ऑप्शन है, भारतीय आबादी का लगभग 18% अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध है। दूसरा देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत जनजातियों या जनजातियों के समुदायों को या समूहों के कुछ भाग को निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर, अनुसूचित जनजातियों की सूची को संसद के एक अधिनियम द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये भी सही है। फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है, अपर्याप्त शिक्षा के कारण जनजातीय समुदाय असुरक्षित हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो है ये एक गलत कथन है, 18% नहीं है अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निरूपित जनजातियों का शब्द निम्न में से संदर्भित करता है। तो ऑप्शन 1 है, वे जनजातियां या समुदाय जिनको मूल रूप से 1871 में औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपराधी के रूप में अनुसूचित किया गया, परंतु अब ऐसा नहीं है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, वे जनजातियां या समुदाय जिनको मूल रूप से 1871 में औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया, परंतु अब ऐसा नहीं है 1952 के बाद। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा जनजातियों के शब्द में। 35 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण शब्द निम्न में से किसे संबंधित है? संस्कृतिकरण शब्द किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जातियों ने उच्च जातियों के संस्कारों और प्रथाओं का अनुकरण करके अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। ये करेक्ट आंसर लग रहा है इसका 1 नंबर। देखते हैं आगे क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आदिवासी आबादी को मुख्य धारा में आत्मसात किया जाता है। तीसरा है, वह कार्यक्रम जिसका उद्देश्य भारतीय प्रवासी को मुख्य धारा के साथ एकीकृत करना था। चौथा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गैर हिंदू समुदायों को मुख्य धारा में आत्मसात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जातियों ने उच्च जातियों के संस्कारों और प्रथाओं का अनुकरण करके अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। 36 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सामाजिक परिवर्तन जो शब्द है वो संबंधित है सीमित समय के अंतर्गत लोगों के जीवन में गहरे और दूरगामी परिवर्तन होते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन के उद्भव के आंगिक सिद्धांत से कौन प्रेरित हुआ? चार्ल्स डार्विन के उद्भव के आंगिक सिद्धांत, इससे जो प्रेरित हुए थे वे थे हॉबर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हॉबर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कथन चुनिए जो संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांतों का सही वर्णन नहीं है। कथन जो चुनना है जो वर्णन नहीं करता है, तो गलत कथन को चुनना है आपको। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है, यह धारणा है कि समाज संस्थानों की एक संतुलित प्रणाली है जहां समाज को बनाए रखने में प्रत्येक संस्थान को एक कार्य करना पड़ता है। दूसरा है, समाज उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं तथा अपनाते हैं जो उपयोगी पाए जाते हैं। तीसरा है, यह मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक समाज के संतुलन को बाधित करता है। और चौथा है, यह मानते हैं कि सामाजिक संरचनाओं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बीच निरंतर संघर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी 1, 2, 3 नंबर जो है वो तीनों संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवधिक चुनाव और व्यक्तिगत स्वायत्तता क्या किसके द्वारा प्रबल समर्थन किया गया? तो आवधिक चुनाव और व्यक्तिगत स्वायत्तता का जो समर्थन किया गया वो उदारवादियों द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। पंचायती राज संस्थाएं, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। यह पार्टी विहीन स्थानीय स्व सरकार की परिकल्पना करता है। ये तो सही नहीं लग रहा, आगे देखते हैं क्या है। यह एक 3 स्तरीय संरचना स्थापित करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर, 73वें और 74वें संविधान संशोधन पंचायत व्यवस्था को और मजबूत करते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। पंचायत व्यवस्था महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की परिकल्पना करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत कथन है पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर, भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग क्या है ये आपको बताना है। तो पहला नंबर, एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। भारत का चुनाव आयोग एक
वैधानिक निकाय है। 2 नंबर को है ऑप्शन संविधान द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, तो ये भी सही है, संविधान द्वारा स्थापित है। 3rd नंबर ऑप्शन है भारतीय संविधान तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव की देखरेख करता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सही। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक नागरिक समाज का तत्व नहीं है? तो क्या एक नागरिक समाज का तत्व नहीं है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पंचायती राज संस्था जो है वो नागरिक समाज का तत्व नहीं है, बाकी जो नागरिकों से संबंधित है, गैर सरकारी संगठन, दबाव समूह और लोगों का आंदोलन, पंचायती राज संस्था जो है वो सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, विशिष्ट व्यवसाय के लिए संघ या राज्य कानून के तहत चार्टर किए गए एक सार्वजनिक उद्यम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एक सरकारी निगम, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, एक सरकारी निगम कहा जाता है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्णी शब्द पोस्ट कॉर्ब किससे संबंधित है? तो पोस्ट कॉर्ब जो संबंधित है वो संबंधित है गतिविधियां एवं प्रक्रियाएं जो एक प्रशासनिक ढांचों का अभिन्न अंग है, बजट प्रक्रियाएं, एक संगठन का स्थापित स्वरूप, तो इन तीनों से संबंधित है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन के बारे में एक मान्य कथन है? तो देख लेते हैं शासन के बारे में मान्य कथन कौन सा है ऑप्शन। तो यह एक नौकरशाही पर आधारित निर्भर है। दूसरा है इसके कार्य व्यापक हैं तथा यह निजी व नागरिक समाज के पनधारियों को सम्मिलित करता है। तीसरा है यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सीमाओं को धुंधला करता है। और चौथा है उपयुक्त सभी, तो ये तीनों जो है इनसे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिटीजन चार्टर के बारे में कथन मान्य नहीं है। तो सिटीजन चार्टर के बारे में कौन सा कथन मान्य नहीं है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है, तो बिल्कुल सही है। यह एक सार्वजनिक संगठन के लिए निरूपित किया जाता है जिससे लोगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान होती हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है शिकायतों के निवारण के लिए लोगों को सेवाओं, प्रक्रियाओं, लागतों तथा तंत्रों के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, यह सरकार के प्रति नागरिकों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करता है, तो यही इसका कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। तो सूचना का अधिकार जो है वो 2005 में पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, सुशासन के लिए आवश्यक अवस्था क्या है? तो सुशासन के लिए आवश्यक अवस्था बताना है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। भागीदारी और विधि विनियम, दूसरा है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, तीसरा है न्याय संगतता और जवाबदेही, और चौथा है ये सभी। तो ये सभी जो हैं सुशासन के लिए अनिवार्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से व्यवस्थित कीजिए। तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के लिए अवरोही क्रम में आपको सजाना है, मतलब सबसे बड़ा को सबसे पहले रखना है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो सबसे ज्यादा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है, उसके बाद चीन का है, फिर भारत का है, फिर ब्राजील का है। तो का, ख, ग, घ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है वो आपको चुनना है, तो देख लेते हैं पहले कौन कौन सी है। पहला ऑप्शन है कई क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न है। दूसरा है आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है। तीसरा है भौतिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे की कमी है। चौथा है यह एक स्थिर अर्थव्यवस्था है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है बल्कि विकासशील है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सही से सही आंसर पहुंचाया जाए, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में का आंसर अगर रॉन्ग है तो आप नीचे कमेंट में बताएं। अगर कोई आंसर गलत होता है तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, तो आप सही आंसर को वहां से देख पाएंगे। तो दोस्तों ये थे 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन जून 2020 के। 51 से लेके 100 तक अगली वीडियो में अपलोड होंगे, तो उस वीडियो की लिंक मैं अपलोड होती ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि आपको वीडियोस की लिंक मिल जाए। अगर आप 2019 में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं, वो भी एमसीक्यू बेस्ड ही हुए थे, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से भी उसे चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की भी
प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में कर दी है, वो भी आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।